हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक से सेकेंड लेसन करेंगे, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो हम तो बहुत कॉमनली ये वर्ड वर्क यूज़ करते हैं, है ना। हर काम के लिए हम बोलते हैं आई हैव वर्क टू डू, आई हैव सो मच वर्क टू डू। तो ये वर्क एक्चुअली होता क्या है? क्या वर्क सिर्फ जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ बैठ के पढ़ाई करनी है, क्या वो भी वर्क है? तो आज हम वो इस लेसन में देखेंगे। तो ये लेसन को मैं 2-3 पार्ट्स में बनाने वाली हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए सर्च करने के लिए। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे वर्क एंड एनर्जी से फर्स्ट पार्ट। ओके, सो अभी हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं ना। यहाँ पर एक लड़की बैठ के पढ़ाई कर रही है, एक यहाँ पर एक लड़का है, ही इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। इधर एक लड़की है, वो बैठ के टीवी देख रही है, चाहे वो रिमोट प्रेस कर रही है, वो टीवी देख रही है। और यहाँ पर एक आदमी एक बोरी उठा के लेके जा रहा है ना। सो इधर एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द पिक्चर्स अबाउ हैज वर्क बीन डन। तो इन पिक्चर्स में से किस किस में काम हो रहा है? तो चाहे ये लड़की पढ़ाई कर रही है, वो हम उसको एक टाइप का काम समझते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द वर्क दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ वर्क विच इज रियल वर्क। असली काम में क्या होता है? व्हेन यू आर डूइंग रियल वर्क, यू आर मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव हो हमारे एफर्ट के थ्रू, हम जो फोर्स उस पर लगाते हैं उसकी वजह से जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वर्क इज परफॉर्म्ड। ओके, तो कब काम किया जाता है? जब एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। तो सिर्फ मेंटल और फिजिकल, जैसे यहाँ लिखा है देखो, जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर टू एज वर्क। यूजली हम छोटी मोटी, इवन जो हम लोग बैठ के कुछ कैलकुलेशन मन में करते हैं, वो भी एक टाइप का वर्क है, बट दैट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्क दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। ओके, हियर ये दिस बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल. This is also work. Though he is playing, this is a type of work. Why? Because the ball is being moved with the force that is putting on the ball. ठीक है, वो बॉल में एक फोर्स डाल रहा है जिसकी वजह से बॉल इज मूविंग, सो सम वर्क इज बीइंग डन। अभी इस पिक्चर में ये आदमी बोरी उठा के लेके जा रहा है, ही इज डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो ही इज परफॉर्मिंग वर्क। सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज इन्वॉल्व इन वर्क। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह जब हम लेके जाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसे काम कहा जाता है। ओके, यहाँ पर ये लड़की बैठ के टीवी देख रही है, वो रिमोट अपनी उंगलियों से प्रेस कर रही है, लेकिन दैट इज नॉट वर्क। ओके, नाउ अभी यहाँ से हम लेट्स रीड द चैप्टर टुगेदर। ओके, व्हेन वी वॉक और रन, द एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज्ड टू डू द नेसेसरी वर्क। है कि नहीं? हम जब चलते हैं और हम जब भागते हैं तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है उसकी वजह से हम काम करते हैं। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें हमारे पौष्टिक भोजन से मिलती है। बैलेंस डाइट जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है बॉडी में, जिस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम कुछ काम करते हैं तो वी से दैट अ गर्ल हु इज स्टडिंग इज वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क, बट दैट इज मेंटल वर्क। अभी हाँ, जो हमने पिक्चर में देखे थे, ये लड़की बैठ के पढ़ाई कर रही है, एंड आप जब पढ़ाई करते हो दैट इज मेंटल वर्क। आप अपने ब्रेन को एक्सरसाइज दे रहे हो। ठीक है, इन फिजिक्स, अभी हम फिजिक्स से डील कर रहे हैं ना, तो इन फिजिक्स वी डील विथ फिजिकल वर्क। जब हम मेहनत करते हैं ना, किसी टाइप का मेहनत, नॉट मेंटल मेहनत, हाथ पैर से जो मेहनत करते हैं, हाँ, वो अलग टाइप का वर्क है। तो उसका एक स्पेशल मीनिंग है फिजिक्स में। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये जो आपके डार्क में लिखा हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉसेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब एक चीज डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसके ऊपर काम किया जाता है, इसलिए वो डिस्प्लेस हुआ है ना। अपने आप से तो कोई चीज मूव होती नहीं है, तो काम कब होता है? वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब काम तब कहा जाता है हुआ है जब अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब एक फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पहुंच गया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इतना डिस्प्लेस हो गया यहाँ इस पोजीशन से, इट हैज रीच दिस पोजीशन। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉसेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, it is called as, it is said that work has been
done. Okay, so you have already learned that the work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of the force and the displacement of the object in the direction of the force. ठीक है, अभी यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. तो हमने समझा कि काम कब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स डाला जाता है और जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव होता है. ठीक है, तो दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो फोर्स इन्वॉल्व है और दूसरा क्या इन्वॉल्व है? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये इसको एस से कहा जाता है, एस डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है. तो ये ऑब्जेक्ट जब तक मूव नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई नहीं होता, और वर्क तभी होगा जब ये फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ये पोजीशन से लेके ये पोजीशन में मूव हो जाता है. ओके, सो दैट इज वर्क. तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है. तो बस याद रखिए, ऑब्जेक्ट यहां से यहां मूव हो गया है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है एंड वो डिस्प्लेस हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स गो अहेड. अभी यहां पर एक एग्जांपल दिया है. मीनाक्षी वांट्स टू डिस्प्लेस अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अभी यहां पर इसका एग्जांपल दिया है. देखिए, मीनाक्षी ये लड़की है, शी वांट्स टू मूव दिस ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इस टेबल के ऊपर. ठीक है, पॉइंट ए में है ब्लॉक, उसको यहां से यहां तक इसको मूव करना है. तो शी हैज यूज्ड फोर्स एफ फॉर द पर्पस. अभी उसने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ एक फोर्स अप्लाई किया है कि नहीं? अपने हाथ से उसने एक फोर्स अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, ये फोर्स की वजह से that object has moved. Now has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? क्या वो अपने बॉडी में जितना भी एनर्जी, पूरा एनर्जी यूज करके ये ब्लॉक को मूव कर रही है आपके हिसाब से? नहीं, है ना. वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ हर एनर्जी शी इज यूजिंग. व्हाई? बिकॉज वो अपना हाथ सिर्फ अपने बॉडी का एक पार्ट यूज करके उसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रही है, अपने पूरे बॉडी का ताकत नहीं लगा रही है. सो ऑल हर एनर्जी इज नॉट यूज्ड. ओके, has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? जितना एनर्जी उसने यूज किया इस ब्लॉक के ऊपर, क्या वो पूरा एनर्जी ब्लॉक को मूव करने में लगाया गया है? नहीं, सिर्फ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज बीन यूज्ड. ओके, नाउ विच फोर्सेस हैव बीन ओवरकम यूजिंग दिस एनर्जी? अभी जो उसने एनर्जी इस ब्लॉक पे लगाया था इसको इधर से मूव करने के लिए, उसके लिए कौन सा एनर्जी उसको ओवरकम करना पड़ा? यानी कि उस देखो, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं. तभी जब ये आप किसी चीज को एक टेबल में रख के घसीटने की कोशिश करते हो, तो विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है. ठीक है, तो वो फोर्स को, अगर इसको ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव करना है, तो उसके लिए व्हाट शी हैज टू डू? शी हैज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्स. उसके ऊपर वो फ्रिक्शन, ऐसे हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि उसको उस फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर जय पाना है. जय पाएगी तो ही वो उसको मूव कर पाएगी. तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ओवरकम. जैसे एक चीज के ऊपर किसी, मतलब हावी होके उसको हटा देने का. तो अभी उसने फ्रिक्शनल फोर्स, अपने हाथ के फोर्स की वजह से उसने फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ टेबल के उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर से हटा के, इन द सेंस उसने ज्यादा फोर्स यूज किया है. फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा उसका फोर्स है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हो गया है. Okay, so she had to overcome frictional force or the force of friction to move this block from point A to point B. Now you must have seen the events depicted in the pictures B and C, है ना. अभी ये पिक्चर B देखिए, यहाँ पर एक लड़की एक टॉय को पुल कर रही है और यहाँ पर एक कार एक दूसरी कार को टो कर रहा है ना. तो अभी यहाँ क्या हो रहा है? आप देखोगे कि ये लड़की का पुल, वो फोर्स इस एंगल में पुल कर रही है टॉय को, लेकिन गाड़ी ये डायरेक्शन में मूव हो रही है. देख रहे हैं? ठीक है, तो फोर्स किस तरफ को है? लड़की का इस तरफ को है, और गाड़ी किस तरफ मूव हो रही है? इस तरफ. और सेम थिंग अगर आप गाड़ी टो होते हुए देखोगे, तो देखोगे कि ये गाड़ी से लेके ये गाड़ी तक जो टो हो रहा है वो एक एंगल में टो हो रहा है. ठीक है, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो when a large vehicle tows a small one, the directions of force and the displacements are different. Okay, अभी आप देख रहे हो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है. अभी ये गाड़ी शायद यहां से यहां तक मूव हो गई है, तो लेकिन इट हैज मूव्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन इसका एंगल इट इज एट एन इंक्लाइंड एंगल. द एंगल ऑफ द फोर्स जिस एंगल में दे रही है डायरेक्शन के मूवमेंट के हिसाब से, दैट इज एट एन एंगल. ओके, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जैसे हमने पहले एग्जांपल में जो देखा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
अगर आप उसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स की वजह से वो इस डायरेक्शन में इधर तक डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। अभी इस एग्जांपल में इट इज नॉट सो, फोर्स का डायरेक्शन इंक्लाइंड है, इट्स एट एन एंगल टू द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल, तो डिस्प्लेसमेंट के से उसका एक एंगल बन रहा है। ओके, तो अभी इस एग्जांपल्स के बेसिस में हम ये समझते हैं कि ऐसे केसेस में आप वर्क कैसे निकालोगे, व्हाट वर्क इज डन। ऐसे सिंपल केसेस में जैसे दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट इज वेरी इजी टू रिमूव, लेकिन अभी जब एंगल में है तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला लगेगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट एफ बी दी अप्लाइड फोर्स एंड F1 बी इट्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया, अभी जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस एंगल में फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। सपोज ये लड़की, ये टॉय, ये सपोज ये टॉय है और ये लड़की इस टॉय को पुल कर रही है। एक लड़की है इधर, शी इज पुलिंग दिस टॉय बट हर हैंड इज हियर एंड शी इज पुलिंग दिस टॉय एट एन एंगल एंड बट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन along the horizontal line on the or along the ground, मतलब उसका मूवमेंट का डायरेक्शन इज एट एन एंगल टू द पुल। ठीक है, द फोर्स F इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग at an angle with the horizontal, इसके मूवमेंट। let theta be the angle that the string makes, अभी ये एंगल है ना, ये मूवमेंट के डायरेक्शन से कितना थीटा एंगल बना रहा है। सपोज वी कैन डिटरमिन द कॉम्पोनेंट F1। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला इज W इक्वल टू F इंटू S, लेकिन ये जो F है दैट इज दिस F, दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला F, बट एक्चुअल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन द एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, राइट। सो इसका कंपोनेंट होगा, एक होता है y कंपोनेंट, एक होता है x कंपोनेंट। तो अभी हमें F1 कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, सो वी कैन डिटरमिन द कंपोनेंट F1 ऑफ दिस फोर्स विच एक्ट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है अच्छे से और बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप जानते होंगे कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब आपने पढ़ी हुई है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइड है ना, द इंक्लाइंड साइड ऑफ द एंगल इज द ट्राइंगल इज द हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा। तो हमारा कंपोनेंट बेस में क्या है, F1, और ये क्या है, फोर्स, द ओरिजिनल फोर्स इज F ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज F1 अपॉन F। देयरफॉर F1, द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स F1 इज इक्वल टू F cos थीटा। तो वर्क डन बाय फोर्स F1 इज W इक्वल टू F S cos थीटा, या जैसे आपको पता है ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू F इंटू S, है ना। तो अभी आपका कंपोनेंट इज F1S, करेक्ट, वी नीड इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो F1 का फॉर्मूला आपने निकाला F cos थीटा, तो F1 की जगह F cos थीटा इंटू S, ठीक है, और F और S को साथ में लेके cos थीटा। ओके, सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर, W इक्वल टू FS cos थीटा। अभी यहाँ पर एक टेबल दिया, देखिए, एट 0 डिग्री, जब when थीटा इज 0 डिग्री, cos थीटा इज 1। ओके, तो W इक्वल टू F, इसका मतलब क्या है, थीटा इज 0 डिग्री मतलब फोर्स इज एक्टिंग ओनली इन दिस डायरेक्शन। यहाँ देखिए, मैं आपको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बताती हूँ। ये ऑब्जेक्ट है आपका, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देर इज नो एंगल ऑन द फोर्स बिकॉज ये फोर्स इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, करेक्ट। सो वर्क का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, सिंपल, F इंटू S। ठीक है, यहाँ इस केस में जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, इधर आ गया है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज S, है ना। सो W इक्वल टू F इंटू S एंड द वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, द वर्क इज सेट डन इज सेट टू बी पॉजिटिव। अभी सपोज आपका थीटा इज 90 डिग्री, ये आपका ऑब्जेक्ट है, योर थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, तो आपका cos थीटा क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज 0। ठीक है, तो आप जब ये फॉर्मूला में डालोगे तो आपको वर्क मिलेगा 0। तो जब आपका वर्क फोर्स का डायरेक्शन एंड 90 डिग्री पे है, तो देर इज नो डिस्प्लेसमेंट बाय द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, आपने इस तरफ पुल किया लेकिन देर इज बीन नो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज इन परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर नो वर्क इज डन।
ठीक है, वर्क नहीं हुआ है, देयरफॉर वर्क डन इज 0, ठीक है। एट 90 डिग्री cos थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0, ठीक है। जब डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन the direction of force and displacement is perpendicular to each other or at 90 degrees, therefore no work is done by the force. okay, अभी इस हिसाब में देखो, सपोज आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इन दिस केस द फोर्स डन, द वर्क डन इज negative work is done. Why? Because force and displacement are in opposite direction and this angle is how much? 180 degree and theta 180 degree is -1, यानी कि work done is नेगेटिव। तो आपको ये जस्ट याद रखना है कि जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, that is force and displacement are perpendicular to each other, there is no displacement by the force and therefore work done is 0, and at 180 degree what happens? The work done is negative, ठीक है, because force and displacement are in opposite directions. okay, अभी हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क तो आप ये खुद से पढ़ लीजिए, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ठीक है, जूल में हम बताते हैं। एसआई सिस्टम में द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये एसआई सिस्टम का जूल है और सीजीएस सिस्टम में अर्ग है, ठीक है। तो दो यूनिट्स हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखना है, ये कभी ओरल में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। कैसे? देखो 1 जूल, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, हाँ, 1 न्यूटन के फोर्स से अगर एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया है तो कितना काम हो उस पर? 1 जूल। कैसे? 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। और सीजीएस सिस्टम में इसको अर्ग कहते हैं। एक अर्ग है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन में दिया जाता है और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया जाता है, तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड अर्ग। सेम फंडा, लेकिन द डिफरेंस इज इन द टर्म्स। ये डाइन है, ये जूल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो फोर्स यूज किया है डाइन है, इधर फोर्स यूज किया हुआ न्यूटन है, ठीक है। ऐसा यूनिट में न्यूटन है, सीजीएस सिस्टम में डाइन है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में कैलकुलेट होता है, इधर सेंटीमीटर में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आपको ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल है, आप जस्ट इसको देख लीजिए। नाउ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अभी हमने प्रीवियस इसमें एग्जांपल में हमने देखा था कि कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क हुआ था, है ना। तो अभी सेम एग्जांपल इधर एक और बार दिया, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया। चलो हम देखते हैं। डिस्कस द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल, एक गाड़ी रुकी हुई है, अगर मतलब इंजन बंद पड़ गई तो उसको हम किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं? पीछे से सब लोग धक्का मारते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप उसको पुश कर रहे हैं और गाड़ी भी उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन आप पुश कर रहे हो उसी डायरेक्शन में मूव हो रही है। कैचिंग अ बॉल विच योर फ्रेंड हैज थ्रोन टुवर्ड्स यू। जब आपको दोस्त, एक आप यहाँ पर हो, आपका दोस्त इधर है, इसने आपको बॉल फेंका तो आपके हाथ में इधर गिरी, राइट। तो दिस इज एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट, इट इज एट एन एंगल। नाउ टाइंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड स्विंगिंग इट राउंड एंड राउंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखी थी। तो जैसे जैसे आप उसको घुमा रहे हो इधर से, ये सेंटर पोर्शन से घुमा रहे हो, तो हर पोर्शन में, हर पॉइंट में इट विल बी एट अ टेंजेंट, ठीक है। एक टेंजेंट इज फॉर्म्ड at 90 degree to the center, at 90 degree to the center, at 90 degree to the center. So force and displacement is perpendicular to each other, so the work done is 0. Similarly, ये दो, walking up and down a staircase, climbing a tree and stopping a moving car by applying brakes. Okay, now you will notice that in some of the above examples the direction of the force and displacement are the same, है ना. In some other cases these directions are opposite to each other, while in some cases they are perpendicular to each other, जैसे हमने देखा था. In these cases the work done by the force is as follows. Okay, अभी आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने जो अभी previous example में देखा वही same चीज हम repeat करें. When the force and the displacement are in the same direction, theta is equal to 0 degree, correct? Force भी इसी direction में है और displacement भी इसी direction में, तो theta is equal to 0 degree. Work done is positive. When the force and the displacement are in opposite direction, मतलब
फोर्स इस तरफ को है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज 180 डिग्री, therefore वर्क डन इज नेगेटिव. ओके, एंड व्हेन द फोर्स अप्लाइड डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स आपने अप्लाई किया लेकिन उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट हैज नॉट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. और व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, या तो आपने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन ऑब्जेक्ट हैज नॉट डिस्प्लेस्ड, हाँ, द वर्क डन इज जीरो. Okay, so these you have to remember. When is work done positive, when is it negative, and when it is zero. Now here's an example. एक कप में, एक टेबल के ऊपर एक कप रखी हुई है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि कप के बॉटम में आपको एक होल करना है और उस होल में से एक थ्रेड पास करना है, डबल थ्रेड, मतलब अगर ऐसी थ्रेड है तो डबल करना उसको ऐसा, ठीक है, और दोनों तरफ एक एक नट बांधनी है. कहाँ से, कप में से पास करने के बाद. ओके, नट पास करके, नट लगा के उसको छोड़ना है. अभी दोनों नट को आपने एक ही तरफ डाला है. इस एग्जांपल में द कप इज हियर, ओके, और नट, एक नट इधर. अभी इन्होंने क्या किया है कि आई थिंक नट को फर्स्ट पुट द कप ऑन टेबल एंड लेट द थ्रेड कैरिंग द अनदर, कीप वन ऑफ द नट्स इन द कप. अभी एक नट कप के अंदर है, एंड लेट द थ्रेड कैरिंग द अदर नट हैंग डाउन. अभी एक नट इसके अंदर है, दूसरा नट नीचे छोड़ा हुआ है. ओके, तो क्या होगा कप को, अलोंग द साइड व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि कप फोर्स की, ये फोर्स की वजह से द कप विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, क्या हो रहा है, ये कप विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ओके, अभी बी, फिगर बी में क्या किया है, When the cup is sliding along the table, अभी आपने एक नट को नीचे हैंग होने दिया और कप अभी मूव होने लगी, तो आपने क्या किया, एक रूलर या एक हेवी स्केल लेके एक स्केल को इस थ्रेड के ऊपर डाल दिया, तो क्या हो गया, कप रुक गया. क्यों कप रुक गया, क्योंकि आपने जब ये स्केल इसके ऊपर रखा ना, ये स्केल का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करने लगा, जिसकी वजह से कप रुक गया. अगर सपोज बहुत ही हल्का स्केल होता तो शायद वो कप को रोक नहीं पाता और कप के साथ वो भी गिर जाता था, लेकिन ये स्केल थोड़ी हैवी थी और इसके फोर्स की वजह से, और क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, कप रुक जाता है. अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स होता तो इसको और स्पीड से नीचे लेके आता था, लेकिन क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन स्केल की वजह से उस तरफ को था, इसलिए कप रुक जाएगा. ठीक है, तो इन दिस केस द फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. और अभी यहां देखिए, अभी एक वही नट को हमने अभी यहां से निकाल के एक नट को टेबल के इस साइड में डाला, एक नट को टेबल के इस साइड में डाला, तो क्या हो गया, कप रुक गया. इट इज नॉट गोइंग टू मूव, नो डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस. ठीक है, तो ये तीन, अभी यहां पर कुछ क्वेश्चंस है. इन फिगर ए, व्हाई डज द कप गेट पुल्ड, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द नट्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, नट के फोर्स की वजह से कप मूव होने लगता है. ठीक है, एंड फिगर बी में क्या हो गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड थ्रू द रूलर. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द रूलर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना. कप इस साइड डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन आपने इधर फोर्स लगाया तो वो उस तरफ को फोर्स लगाया. ठीक है, तो फिगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कप एंड फोर्स अप्लाइड बाय रूलर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, नाउ व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेस्ड इन फिगर सी. Why? Because two equal forces are acting in opposite direction. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये फोर्स बैलेंस हो गया, तो there is no movement of the cup. तो in this case it is positive, in this case it is negative, and in this case the work done is 0. ठीक है, so that is इधर एक क्वेश्चन है, in the three actions above, what is the relationship between the applied force and the displacement? What is the relationship? You can say that in this case it is in the same direction, force and displacement is in the same direction. In this case force and displacement is in the opposite direction, and in this case force and displacement are perpendicular to each other. So in the first case work done is positive, in the second case work done is negative, and in the third case the work done is 0. ठीक है, तो अभी ये जो एग्जाम्पल है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कप इज स्टिल मूविंग बट द फोर्स, उसका मूवमेंट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्केल
इट कुड बी स्केल, तो आप कोई भी हैवी स्केल भी हो सकता है, अगर एकदम हैवी स्केल रखोगे तो कप मूव होना रुक जाएगा, लेकिन फिर भी तो अगर एक नॉर्मल स्केल रखोगे तो यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द कप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सब अभी यहाँ पे देखिए, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये टेंजेंट में होता है ना. द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0. ठीक है. अभी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. अभी आपका ये अर्थ है और एक सैटेलाइट है आपका ये. इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. और इसको ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है कि नहीं, इधर सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी विल बी एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट. एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कल इट इज परपेंडिकुलर एट ऑल टाइम्स. मतलब ये जो टेंजेंट है इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ को होगा, और लेकिन द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स F1 टेंजेंट में जो होगा, ये इट इज मूविंग लाइक दिस, बट एट एवरी पॉइंट देयर इट हैज अ टेंजेंट. Okay, so that is perpendicular, and so the work done by the gravitational force is 0. ठीक है. ये फॉर्मूलाज बेसिकली आप याद रखिए, W इक्वल टू F इंटू एस, और W अगर एंगल में है तो W इक्वल टू F1 cos थीटा एस. यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, इसको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एनर्जी करेंगे. ओके. नाउ calculate the work done to take an object of mass 20 kg to a height of 10 meter. इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 20 kg. ठीक है. 20 किलो का ऑब्जेक्ट है, इसको हमें 10 मीटर के हाइट तक लेके जाना है. ठीक है. वी हैव टू ब्रिंग इट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. मतलब आफ्टर सम टाइम दिस विल बी एट दिस प्लेस. ठीक है. दिस ऑब्जेक्ट विल बी हियर. सो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. मास है 20 kg, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर. आपने यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है. तो अभी फोर्स, कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, क्योंकि हमको वर्क का फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू F इंटू एस. तो आपको F पता करना पड़ेगा पहले, है ना. F इंटू एस. यहाँ पर फोर्स तो बताया नहीं है कितना फोर्स यूज है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट F. तो व्हाट विल यू डू? यू विल यूज द फॉर्मूला F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना. और इन दिस केस एक्सेलरेशन क्या है? G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो A की जगह हम G यूज करेंगे जैसे यहाँ पर बोला है. और मास हमारे पास है 20, और यहाँ -9.8 क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हम लोग उसको लिफ्ट कर रहे हैं. वी आर टेकिंग इट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. द नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो हम लोग उसके ऑपोजिट लेके जा रहे हैं, इसलिए वी आर यूजिंग माइनस. नाउ फोर्स यू विल फाइंड इट इज -196 न्यूटन. अभी आपको F मिल गया, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, तो F इक्वल टू -196 इसमें डालिए इंटू 10, यू गेट 1960 जूल. एंड नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दैट वर्क डन इज नेगेटिव. ओके. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. Praveen has applied a force of 100 Newton on an object. Okay. At an angle of what? 60 degree. तो इसने 100 न्यूटन फोर्स इधर अप्लाई किया है. दिस फोर्स इज 100 न्यूटन. ओके. एट 60 डिग्री एंगल ही इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट. इट इज एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. तो ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन. अभी यहाँ पर आपको वर्क कितना हुआ है वो बताया गया है. तो आपको क्या पता करना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि S कितना है. तो आपको पता है cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2. क्योंकि यहाँ पर एंगल दिया हमको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. फोर्स भी दिया है 100 न्यूटन और वर्क दिया है 400 जूल. हमको S पता करना है. ठीक है. आपको पता है W का फॉर्मूला एट एंगल हम क्या यूज करते हैं? FS cos थीटा. तो वर्क डन, फोर्स S, हमको पता करना है S, और cos थीटा आपको पता है 1/2. बहुत ही सिंपली निकल जाता है. ओके. हाँ, वेरी इजी. एनीवे, तो इसके साथ ये पार्ट हमने खत्म किया. अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एनर्जी. ओके. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. गॉड ब्लेस.